कहानी की शुरुआत एक ऐसी ट्रेन से होती है जो पिछले 17 सालों से बिना रुके पूरी दुनिया का चक्कर लगा रही है। बाहर इतनी ज्यादा ठंड है कि कुछ ही मिनटों में इंसान जमकर मर सकता है, लेकिन इस ट्रेन के अंदर भी हर इंसान की जिंदगी एक जैसी नहीं है। ट्रेन के सबसे पीछे वाले हिस्से में रहने वाले लोगों को गंदगी के बीच रखा जाता है। खाने के लिए उन्हें रोज सिर्फ काले प्रोटीन ब्लॉक्स दिए जाते हैं और उनके छोटे बच्चों तक को उनसे छीन लिया जाता है। इन्हीं लोगों में कर्टिस नाम का एक आदमी भी है जो कई सालों से इस जिंदगी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। आखिर एक दिन कर्टिस अपने साथियों के साथ रिवोल्ट शुरू कर देता है। उसका प्लान सिर्फ ट्रेन के आगे जाने का नहीं होता, बल्कि वह इंजन तक पहुंचकर विल्फर्ड को खत्म करना चाहता है और इस पूरी व्यवस्था को बदलना चाहता है। लेकिन स्नोपियर्सर के अंदर आगे बढ़ते हुए उसे ऐसी सच्चाई पता चलने वाली होती है जिससे उसकी पूरी लड़ाई का मतलब ही बदल जाएगा। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 2014 में। पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम से परेशान होती है। धरती का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा होता है, इसलिए कई देशों की गवर्नमेंट्स मिलकर एक केमिकल तैयार करती है जिसका नाम CW7 होता है। साइंटिस्ट्स का मानना होता है कि इसे एटमॉस्फेयर में छोड़ने के बाद धरती का टेम्परेचर कम होकर नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन उनका अंदाजा पूरी तरह गलत निकलता है। CW7 का इफेक्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि टेम्परेचर अचानक तेजी से नीचे गिरने लगता है। कुछ ही समय में पूरी धरती बर्फ से ढक जाती है। शहर, जंगल और समुद्र तक जम जाते हैं और बाहर मौजूद लगभग सभी इंसानों की मौत हो जाती है। अब पूरी दुनिया रहने लायक नहीं बचती। लेकिन इस डिजास्टर से पहले विल्फर्ड नाम का एक बिजनेसमैन एक बहुत ही खास ट्रेन बना चुका होता है। उसने दुनिया के अलग अलग रेलवे रूट्स को जोड़कर ऐसा ट्रैक तैयार किया होता है जिस पर उसकी ट्रेन लगातार पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा सकती थी। ट्रेन के अंदर फूड, वाटर और दूसरी जरूरी चीजों के लिए पूरा सिस्टम मौजूद होता है। जैसे ही दुनिया फ्रीज होने लगती है, जिन लोगों के पास इस ट्रेन के टिकट्स होते हैं वे इसके अलग अलग सेक्शंस में चले जाते हैं। लेकिन बहुत से गरीब लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास टिकट नहीं होता। वे अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह ट्रेन के सबसे पीछे वाले हिस्से में घुस जाते हैं। यही ट्रेन स्नोपियर्सर होती है और अब यही पूरी इंसानी दुनिया बन चुकी होती है। 17 साल गुजर जाते हैं। साल 2031 में स्नोपियर्सर अभी भी उसी ट्रैक पर लगातार दौड़ रही होती है, लेकिन इतने सालों में ट्रेन के अंदर एक साफ क्लास सिस्टम बन चुका होता है। जिन लोगों के पास शुरू से टिकट्स थे वे ट्रेन के आगे वाले हिस्सों में रहते हैं। उनके पास साफ कपड़े, अच्छा खाना और आराम की जिंदगी होती है। वही बिना टिकट आए लोग ट्रेन के सबसे पीछे टेल सेक्शन में बंद होते हैं। वहां जगह बहुत कम होती है, चारों तरफ गंदगी होती है और हर दिन उन्हें सिर्फ काले प्रोटीन ब्लॉक्स खाने के लिए दिए जाते हैं। आर्म्ड गार्ड्स हर वक्त उन पर नजर रखते हैं और बिना परमिशन किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं होती। इसी टेल सेक्शन में कर्टिस एवरेट नाम का एक आदमी अपने दोस्त एडगर के साथ रहता है। कर्टिस काफी समय से गार्ड्स की एक्टिविटी पर नजर रख रहा होता है। वह देखता रहता है कि फूड कब आता है, गेट्स कितनी देर के लिए खुलते हैं और गार्ड्स किस तरह चेंज होते हैं। एडगर उससे काफी छोटा होता है और कर्टिस को अपना लीडर मानता है, लेकिन कर्टिस खुद इस जिम्मेदारी को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। इसी सेक्शन में गिलियम नाम का एक बुजुर्ग भी रहता है जिसकी एक आर्म नहीं होती। टेल सेक्शन के लगभग सभी लोग उसकी इज्जत करते हैं और कर्टिस भी कोई बड़ा फैसला लेने से पहले उससे बात करता है। ये लोग पहले भी कई बार ट्रेन के आगे जाने की कोशिश कर चुके होते हैं, लेकिन हर रिबेलियन कुछ कंपार्टमेंट्स पार करने के बाद ही रोक दी जाती थी। इस बार कर्टिस सिर्फ गार्ड्स को हराकर रुकना नहीं चाहता। उसका टारगेट ट्रेन के बिल्कुल सामने मौजूद इंजन तक पहुंचना है, जहां वह विल्फर्ड तक पहुंचकर इस सिस्टम को खत्म करना चाहता है। उसी दौरान गार्ड्स टेल सेक्शन में आते हैं और वहां मौजूद लोगों से पूछते हैं कि क्या कोई वायलिन बजाना जानता है। एक बुजुर्ग आदमी बताता है कि वह और उसकी पत्नी पहले बॉस्टन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में वायलिन बजाते थे, लेकिन गार्ड सिर्फ उस आदमी को अपने साथ ले जाने लगते हैं। वह अपनी पत्नी को भी साथ ले जाने की रिक्वेस्ट करता है, मगर उसे साफ बता दिया जाता है कि आगे सिर्फ एक वायलिन प्लेयर की जरूरत है। आखिर उसकी पत्नी वहीं रह जाती है और उस आदमी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाया जाता है। कुछ समय से कर्टिस को इन प्रोटीन ब्लॉक्स के अंदर छोटे छोटे रेड मैसेजेस भी मिल रहे होते हैं। उसे नहीं पता कि ये मैसेजेस कौन भेज रहा है, लेकिन कोई आदमी सीक्रेटली उसकी मदद जरूर कर रहा होता है। एक नए मैसेज में सिर्फ एक नाम लिखा होता है,
नामगुंग मिन्सू। गिलियम इस नाम को पहचानता है। नामगुंग पहले स्नोपियर्सर के सिक्योरिटी सिस्टम पर काम कर चुका होता है और ट्रेन के इलेक्ट्रॉनिक गेट्स खोलना जानता है। प्रॉब्लम यह होती है कि ड्रग्स की वजह से उसे ट्रेन के प्रिजन सेक्शन में बंद कर दिया गया था। अब अगर कर्टिस को इंजन तक पहुंचना है तो उसे सबसे पहले नामगुंग को बाहर निकालना होगा। इसी बीच फ्रंट सेक्शन से कुछ लोग बच्चों का मेडिकल इंस्पेक्शन करने टेल सेक्शन में आते हैं। उनके साथ क्लॉड नाम की एक महिला भी होती है। वह छोटे बच्चों की हाइट और बॉडी मेजरमेंट्स चेक करने लगती है। कुछ देर बाद वह तान्या के छोटे बेटे टिमी और एंड्रू के बेटे एंडी को चुन लेती है। दोनों के पेरेंट्स पूछते हैं कि उनके बच्चों को कहां ले जाया जा रहा है, लेकिन कोई उन्हें साफ जवाब नहीं देता। गार्ड्स टिमी और एंडी को अपने साथ ले जाने लगते हैं। एंड्रू अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है। इसी गुस्से में वह अपना शू उठाकर वहां मौजूद मिनिस्टर मेसन की तरफ फेंक देता है। मेसन फ्रंट सेक्शन की एक पावरफुल ऑफिशियल होती है और विल्फर्ड की तरफ से टेल सेक्शन के लोगों से बात करती है। एंड्रयू को वही सबके सामने सजा दी जाती है। उसका हाथ ट्रेन की दीवार में बने एक छोटे ओपनिंग से बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर की इतनी ज्यादा ठंड में उसका हाथ कुछ ही मिनटों में पूरी तरह जम जाता है। इसके बाद उस फ्रोजन हाथ को तोड़ दिया जाता है। टेल सेक्शन के सभी लोगों को ये सब इसलिए दिखाया जाता है ताकि कोई दोबारा उनके ऑर्डर्स के खिलाफ जाने की हिम्मत न करे। मेसन उन्हें समझाती है कि स्नोपियर्सर में हर इंसान की अपनी एक फिक्स्ड जगह है। फ्रंट वाले लोग आगे रहेंगे और टेल वाले पीछे। गिलियम उससे विल्फर्ड तक मैसेज पहुंचाने की बात करता है, लेकिन मेसन साफ कह देती है कि विल्फर्ड टेल सेक्शन में आने वाला नहीं है। अगर किसी को विल्फर्ड से मिलना है तो उसे खुद इंजन तक पहुंचना होगा। इसी दौरान कर्टिस एक छोटी सी बात नोटिस करता है। मेसन अपने एक गार्ड से गन हटाने के लिए कहती है और उसे यूजलेस बताती है। कर्टिस को तुरंत शक होता है कि शायद गार्ड्स की राइफल्स में बुलेट्स ही नहीं हैं। एडगर तुरंत अटैक करना चाहता है, लेकिन कर्टिस बिना कंफर्म किए इतने सारे लोगों की जान रिस्क में नहीं डालना चाहता। बहुत जल्दी उसे इसका जवाब भी मिल जाता है। गार्ड्स दोबारा टेल सेक्शन में आते हैं। इस बार कर्टिस उनके सामने पीछे हटने की बजाय सीधे उनकी तरफ बढ़ जाता है। गार्ड्स राइफल्स उसकी तरफ तानते हैं, लेकिन कोई गोली नहीं चलती। कर्टिस समझ जाता है कि उसका अंदाजा सही था। वह बाकी लोगों को बता देता है कि गन्स खाली है और उसी समय टेल सेक्शन के लोग गार्ड्स पर हमला कर देते हैं। अचानक हुए इस अटैक के लिए गार्ड्स बिल्कुल तैयार नहीं होते। कर्टिस और उसके साथी उन्हें काबू में कर लेते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। उनके सामने कई गेट्स आते हैं जो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए खुलते हैं। नामगुंग की मदद से वे सही टाइमिंग के साथ एक एक गेट पार करते हुए आखिर प्रिजन सेक्शन तक पहुंच जाते हैं। यहाँ प्रिजनर्स को छोटे ड्रॉअर जैसे सेल्स में बंद करके रखा गया होता है। कर्टिस नामगुंग मिन्सू को ढूंढकर बाहर निकाल लेता है। नामगुंग काफी समय से ड्रग्स ले रहा होता है और बाहर आते ही सबसे पहले क्रोनोले मांगता है। क्रोनोल ट्रेन में इंडस्ट्रियल वेस्ट से बनने वाली एक बेहद एडिक्टिव ड्रग होती है। कर्टिस उससे डील करता है। हर गेट खोलने के बदले उसे क्रोनोल का एक ब्लॉक मिलेगा। नामगुंग इस डील के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सबसे पहले एक और सेल खोलने के लिए कहता है। उस सेल के अंदर उसकी बेटी योना बंद होती है। योना करीब 17 साल की होती है और उसका जन्म इसी स्नोपियर्सर के अंदर हुआ होता है। उसने ट्रेन के बाहर की पुरानी दुनिया कभी देखी ही नहीं होती। नामगुंग उसे साथ लेकर आगे बढ़ता है और एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक गेट्स खोलने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि गेट खुलने से पहले ही योना बता देती है कि दूसरी तरफ कोई मौजूद है। कर्टिस नोटिस करता है कि योना को किसी तरह बंद दरवाजे के दूसरी तरफ मौजूद लोगों का अंदाजा हो जाता है। कुछ कंपार्टमेंट्स पार करने के बाद वे फूड प्रोडक्शन एरिया में पहुंचते हैं। यहाँ कर्टिस की मुलाकात पॉल नाम के एक आदमी से होती है जो कभी टेल सेक्शन में ही रहता था। अब वही आदमी मशीन्स ऑपरेट करके वे काले प्रोटीन ब्लॉक्स बनाता है जो टेल सेक्शन में हर दिन बांटे जाते हैं। कर्टिस पहली बार मशीन के अंदर देखता है। वहाँ बड़ी मात्रा में इंसेक्ट्स को ग्राइंड करके एक गाढ़ा पेस्ट तैयार किया जा रहा होता है और उसी पेस्ट को प्रोसेस करके प्रोटीन ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। पॉल के पास एक और सीक्रेट मैसेज मिलता है जिसमें वाटर सेक्शन की तरफ जाने का इशारा किया गया होता है। प्लान ये होता है कि अगर वे वाटर सप्लाई पर कंट्रोल कर लें तो शायद विल्फर्ड को नेगोशिएशन के लिए मजबूर किया जा सकता है। नामगुंग अगला गेट खोलने लगता है, लेकिन तभी योना उसे सावधान करती है। उसे लगता है कि दूसरी तरफ कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे हैं।
गेट खुलते ही सामने बड़ी संख्या में मास्क्ड सोल्जर्स खड़े दिखाई देते हैं। इनके पास गन्स की जगह एक्सेस और दूसरे शार्प वेपन्स होते हैं। उनकी तैयारी देखकर साफ हो जाता है कि रिवोल्ट की खबर फ्रंट सेक्शन तक पहले ही पहुंच चुकी है। फाइट शुरू होने से पहले सोल्जर्स एक फिश को काटते हैं और उसके खून में अपने वेपन्स डुबोते हैं। कर्टिस के लोग भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होते। इसी दौरान ट्रेन येकात्रीना ब्रिज के पास पहुंच रही होती है। स्नोपियर्सर साल में एक बार इस ब्रिज से गुजरती है और इस बार ट्रेन अपनी 18वीं रेवोल्यूशन पूरी करने वाली होती है। जैसे ही ट्रेन ब्रिज पर पहुंचती है, दोनों ग्रुप्स एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। कंपार्टमेंट बहुत नैरो होता है, इसीलिए एक समय पर कुछ ही लोग सामने लड़ पाते हैं। दोनों तरफ से तेजी से लोग गिरने लगते हैं। कर्टिस के साथ लोग ज्यादा होते हैं, इसलिए शुरुआत में वे सोल्जर्स को पीछे धकेलने लगते हैं। लेकिन ब्रिज पार करते ही ट्रेन एक लंबे टनल में घुस जाती है। अचानक पूरा कंपार्टमेंट अंधेरे में डूब जाता है। फ्रंट के सोल्जर्स इस सिचुएशन के लिए पहले से तैयार होते हैं। उनके पास नाइट विजन इक्विपमेंट होता है, जबकि टेल के लोग अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पाते। अब फाइट पूरी तरह सोल्जर्स के फेवर में चली जाती है। वे अंधेरे में एक एक करके रिबल्स को मारना शुरू कर देते हैं। कर्टिस समझ जाता है कि अगर जल्दी लाइट नहीं आई तो उसके लोग ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वह पीछे मैसेज भेजता है कि किसी भी तरह आग आगे पहुंचाई जाए। टेल सेक्शन से एक छोटा लड़का जलती हुई टॉर्च लेकर कंपार्टमेंट्स के बीच दौड़ना शुरू करता है। उसके पीछे बाकी लोग भी फायर आगे बढ़ाते हैं। टॉर्च आखिर बैटल एरिया तक पहुंच जाती है और कर्टिस के लोग फिर से सोल्जर्स को देख पाते हैं। अब फाइट दोबारा बराबर हो जाती है और रिबल्स काउंटर अटैक शुरू कर देते हैं। इसी लड़ाई के दौरान फ्रैंको एडगर को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ कर्टिस के पास मेसन तक पहुंचने का मौका होता है। उसे कुछ सेकंड्स में डिसाइड करना होता है कि एडगर को बचाए या मेसन को हॉस्टेज बनाए। कर्टिस मेसन की तरफ बढ़ जाता है। एडगर समझ जाता है कि कर्टिस ने क्या चुना है और अगले ही पल फ्रैंको उसे मार देता है। कर्टिस मेसन को पकड़ लेता है और उसकी जान लेने की धमकी देता है। मेसन तुरंत सोल्जर्स को वेपन्स नीचे रखने का ऑर्डर देती है। फाइट वहीं रुक जाती है। बहुत से टेल पैसेंजर्स मारे जा चुके होते हैं, लेकिन कर्टिस अब फ्रंट सेक्शन की एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल को अपने कंट्रोल में ले चुका होता है। वे आगे वाटर सप्लाई सेक्शन तक पहुंच जाते हैं। कर्टिस का मानना होता है कि अगर वे यहाँ पानी बंद कर दें तो विल्फर्ड को उनकी बात माननी पड़ेगी, लेकिन मेसन बताती है कि ट्रेन का फ्रेश वाटर आगे मौजूद एक सिस्टम से आता है जहां स्नो और आइस को कलेक्ट करके प्रोसेस किया जाता है। अगर वे इस सेक्शन को कंट्रोल करते हैं तो फ्रंट सेक्शन से पहले टेल को ही नुकसान होगा। कर्टिस अब पीछे जाने की बजाय इंजन तक पहुंचने का फैसला करता है। गिलियम घायल लोगों और बाकी प्रिजनर्स के साथ वहीं रुक जाता है। उसका बॉडीगार्ड ग्रे कर्टिस के साथ आगे जाता है। तानिया और एंड्रू भी पीछे रहने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनके बच्चों टिमी और एंडी को आगे ले जाया गया था। अब कर्टिस एडगर के बिना आगे बढ़ रहा होता है। मेसन को हॉस्टेज बनाकर पूरा ग्रुप उन कंपार्टमेंट्स में पहुंचता है जिन्हें टेल सेक्शन में रहने वाले लोगों ने कभी देखा तक नहीं था। सबसे पहले वे एक ग्रीन हाउस जैसे एरिया से गुजरते हैं। यहाँ फ्रेश वेजिटेबल्स और अलग अलग प्लांट्स उगाए जा रहे होते हैं। योना के लिए मिट्टी तक एक नई चीज होती है, क्योंकि उसका जन्म और पूरी जिंदगी इसी मेटल ट्रेन के अंदर गुजरी होती है। अगला कंपार्टमेंट एक बहुत बड़ा एक्वेरियम होता है। दोनों तरफ पानी के अंदर अलग अलग फिश तैर रही होती हैं और बीच में एक सुशी काउंटर भी होता है। मेसन बताती है कि एक्वेरियम की पॉपुलेशन को बहुत केयरफुली मेंटेन करना पड़ता है। अगर जरूरत से ज्यादा फिश निकाली जाए तो पूरा इकोसिस्टम बिगड़ सकता है, इसलिए यहाँ सुशी साल में सिर्फ 2 बार सर्व की जाती है। वे थोड़ी देर वहां रुककर खाना खाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान नामगुंग बार बार ट्रेन की खिड़कियों से बाहर देख रहा होता है। अगला कंपार्टमेंट एक स्कूल होता है। यहाँ फ्रंट सेक्शन के बच्चे साफ यूनिफॉर्म्स में आराम से पढ़ रहे होते हैं। उनकी प्रेग्नेंट टीचर मेसन और बाकी लोगों को देखकर काफी खुश हो जाती है। तानिया और एंड्रू तुरंत टिमी और एंडी की फोटोज दिखाकर पूछते हैं कि क्या किसी ने उन दोनों को देखा है। एक स्टूडेंट बताता है कि उसने दोनों को इसी रास्ते से आगे जाते देखा था। इससे टानिया और एंड्रू को उम्मीद होती है कि उनके बच्चे अभी जिंदा हैं। टीचर क्लास में विल्फर्ड और स्नोपियर्सर की हिस्ट्री पढ़ा रही होती है। बच्चों को वीडियोस और सॉन्ग्स के जरिए बताया जाता है कि विल्फर्ड बचपन से ट्रेन्स का जीनियस था और उसी ने इटर्नल इंजन बनाई थी। उन बच्चों के लिए विल्फर्ड लगभग किसी हीरो जैसा होता है जिसने फ्रोजन दुनिया में इंसानों को बचाया था। उन्हें यह भी सिखाया जाता है कि इंजन हमेशा चलती रहेगी
और ट्रेन के बाहर जाना मतलब मौत है। स्कूल की खिड़की से बाहर बर्फ में जमे कुछ लोगों के बॉडीज भी दिखाई दे रहे होते हैं। टीचर उन्हें फ्रोजन 7 बताती है। ट्रेन के शुरुआती सालों में 7 लोगों ने बाहर जाकर सरवाइव करने की कोशिश की थी। इसी दौरान न्यू ईयर सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है और क्लास में बॉइल्ड एग्स बांटे जाते हैं। एक बॉल्ड आदमी एग ट्रॉली लेकर स्कूल में आता है और वहां से पीछे की तरफ निकल जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद असली प्लान सामने आ जाता है। एग कंटेनर्स के अंदर वेपन्स और बुलेट्स छिपाई गई होती है। वही आदमी टेल सेक्शन की तरफ पहुंचते ही कर्टिस के बाकी रिबल्स पर ऑटोमेटिक गन से फायरिंग शुरू कर देता है। स्कूल के अंदर भी टीचर अचानक वेपन निकाल लेती है और एंड्रू को गोली मार देती है। ग्रे तुरंत उस पर हमला करके उसे रोक देता है, लेकिन एंड्रयू वहीं मारा जाता है। उधर कर्टिस स्क्रीन पर पीछे का लाइव फुटेज देख रहा होता है। उसे पता चलता है कि विल्फर्ड के लोग गिलियम को पकड़ चुके हैं। कर्टिस हेल्पलेस होकर सब कुछ देखता रहता है और आखिर गिलियम को भी वहीं मार दिया जाता है। गिलियम की मौत देखते ही कर्टिस मेसन पर टूट पड़ता है। मेसन लगातार कहती रहती है कि ये उसका ऑर्डर नहीं था, लेकिन कर्टिस उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे गोली मार देता है। अब कर्टिस, नामगूंग, योना, ग्रे और तान्या लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। ट्रेन का माहौल हर कंपार्टमेंट के साथ बदलता जाता है। कहीं पैसेंजर्स साफ कपड़ों में आराम कर रहे होते हैं, तो कहीं सैलून और सोना जैसी फैसिलिटीज होती है। आगे नाइट क्लब और पार्टी कंपार्टमेंट्स भी आते हैं, जहां लोग म्यूजिक और ड्रग्स में बिजी होते हैं। टेल सेक्शन की गंदगी और भूख के मुकाबले यहाँ की जिंदगी पूरी तरह अलग होती है। कर्टिस इन सब कंपार्टमेंट्स को पार करता हुआ इंजन के और करीब पहुंच रहा होता है, लेकिन फ्रैंको अभी भी जिंदा होता है। वह उनका पीछा करते हुए आगे पहुंच जाता है और अचानक उन पर हमला कर देता है। इस फाइट में ग्रे मारा जाता है। तान्या भी बुरी तरह घायल हो जाती है। कर्टिस उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत काफी खराब होती है। मरने से पहले भी वह सिर्फ टिमी के बारे में पूछती है। कर्टिस उससे वादा करता है कि वह उसके बेटे को जरूर ढूंढेगा। इसके बाद कर्टिस और नामगुंग मिलकर फ्रैंको से लड़ते हैं। आखिर वे उसे इतनी बुरी तरह घायल कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि अब वह दोबारा नहीं उठेगा। इतने सारे लोगों के साथ शुरू हुई रिवोल्ट से अब सिर्फ कर्टिस, नामगुंग और योना ही आगे बढ़ रहे होते हैं। कुछ कंपार्टमेंट्स पार करने के बाद वे इंजन से ठीक पहले मौजूद एक बहुत बड़े गेट तक पहुंच जाते हैं। कर्टिस पिछले 17 सालों से जिस जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, वह अब उसके बिल्कुल सामने होती है, लेकिन नामगुंग उस गेट को खोलने की बजाय पास की दीवार के सामने बैठ जाता है। कर्टिस उसे क्रोनोल देता है और इंजन का गेट खोलने के लिए कहता है। नामगुंग बताता है कि वह इस गेट को खोलना ही नहीं चाहता। वह पास मौजूद एक दूसरे डोर की तरफ इशारा करता है। ये स्नो पियर्सर के बाहर जाने वाला एग्जिट होता है। कर्टिस उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है। उसके लिए बाहर जाना सीधा सुइसाइड जैसा होता है, लेकिन नामगुंग उसे हर साल बर्फ से ज्यादा बाहर दिखाई देने वाले उसी क्रैश्ड एयरप्लेन की याद दिलाता है। उसके हिसाब से बाहर का टेम्परेचर पहले जैसा नहीं रहा। स्नो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है और शायद अब इंसान बाहर सरवाइव कर सकता है। इसके बाद नामगुंग क्रोनोले की असली वजह बताता है। ये सिर्फ एक ड्रग नहीं है, ये बहुत ज्यादा फ्लामेबल मटेरियल भी है। हर गेट के बदले क्रोनोले कलेक्ट करते हुए नामगुंग असल में काफी मात्रा में एक्सप्लोसिव मटेरियल जमा कर रहा था। उसका प्लान एग्जिट डोर पर ब्लास्ट करके योना के साथ बाहर निकलने का था, लेकिन कर्टिस इसके लिए तैयार नहीं होता। इतने सारे लोगों को खोने के बाद वह विल्फर्ड के सामने पहुंचे बिना वापस नहीं जाना चाहता। नामगुंग उससे पूछता है कि इंजन उसके लिए इतना जरूरी आखिर क्यों है। इसी बातचीत में कर्टिस पहली बार अपने पास्ट की वह बात बताता है जिसे उसने एडगर तक को कभी नहीं बताया था। जब स्नो पियर्सर ने पहली बार अपना सफर शुरू किया था, तब टेल सेक्शन की हालत आज से भी ज्यादा खराब थी। लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ ही समय में भूख इतनी बढ़ गई कि मजबूत लोग कमजोर लोगों को मारकर खाने लगे। कर्टिस भी उन्हीं लोगों में शामिल था। वह नामगुंग को बताता है कि आज भी उसे याद है कि इंसान का मांस कैसा होता है। एक दिन उसकी नजर एक महिला और उसके छोटे बेबी पर पड़ती है। कर्टिस और बाकी लोग उस महिला तक पहुंचते हैं। वे उसे मार देते हैं और उसके छोटे बेबी को भी खाने वाले होते हैं। तभी गिलियम सामने आता है। किसी दूसरे इंसान को मारने की बजाय वह खुद अपना आर्म काटकर उनके सामने रख देता है। वह कहता है कि बच्चे को छोड़ दो और इसके बदले उसका आर्म खा लो।
गिलियम को ऐसा करते देखकर दूसरे लोग भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं। कुछ लोग अपने आर्म्स देते हैं और कुछ अपने लेग्स। आखिरकार कैनिबलिज्म रुक जाता है और जिस बेबी को उस दिन बचाया गया था वह एडगर होता है। एडगर की मां को मारने वालों में कर्टिस खुद भी शामिल था। यही वजह होती है कि कर्टिस कभी खुद को उस हीरो की तरह नहीं देख पाया जैसा एडगर उसे समझता था। नमगूंग उसकी बात समझता है, लेकिन उसके लिए इंजन से ज्यादा जरूरी बाहर निकलना होता है। वह क्रोनोल को एग्जिट के पास तैयार करने लगता है। उसी समय इंजन वाला गेट खुल जाता है। विल्फर्ड की असिस्टेंट क्लॉड बाहर आती है और नामगूंग को गोली मार देती है। कर्टिस उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन क्लॉड बताती है कि विल्फर्ड खुद उसे अंदर बुला रहा है। कर्टिस योना और घायल नामगूंग को बाहर छोड़कर इंजन रूम के अंदर चला जाता है और पहली बार उसके सामने विल्फर्ड होता है। जिस आदमी को पूरी ट्रेन में किसी भगवान की तरह देखा जाता है, वह इस समय आराम से खाना बना रहा होता है। वह कर्टिस को बैठने के लिए कहता है और उसे कंग्रेचुलेट करता है। उसके मुताबिक कर्टिस टेल सेक्शन से इंजन तक पूरी ट्रेन पार करके पहुंचने वाला पहला इंसान है। कर्टिस उससे सीधा सवाल करता है कि टेल सेक्शन के लोगों को इतने सालों तक उस हालत में आखिर क्यों रखा गया। विल्फर्ड उसे स्नोपियर्सर का पूरा सिस्टम समझाने लगता है। तभी विल्फर्ड पॉपुलेशन कंट्रोल की असली बात बताता है। जब ट्रेन में लोगों की संख्या ज्यादा हो जाती है, तब अलग अलग सेक्शंस के बीच जानबूझकर वायलेंस करवाया जाता है। रिबेलियंस के दौरान बड़ी संख्या में लोग मरते हैं और पॉपुलेशन फिर एक मैनेजेबल लेवल पर आ जाती है। कर्टिस को समझ आता है कि पिछले कई रायट्स सिर्फ अचानक हुई फाइट्स नहीं थीं। इसके बाद विल्फर्ड उससे एक और खतरनाक बात कहता है। इस बार की रिबेलियन भी उसके लिए कोई सरप्राइज नहीं थी। विल्फर्ड और गिलियम काफी समय से सीक्रेटली कांटेक्ट में थे। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था कि टेल सेक्शन में रिवोल्ट शुरू होगा और फाइट के दौरान जितने लोग जरूरी होंगे उतने मारे जाएंगे। रिवोल्ट को एक तय पॉइंट तक पहुंचने के बाद रुक जाना था, लेकिन कर्टिस और उसके लोगों ने टनल में सोल्जर्स को हरा दिया और उम्मीद से ज्यादा आगे निकल आए। इस वजह से पूरा प्लान कंट्रोल से बाहर जाने लगा और फ्रंट सेक्शन के भी कई लोग मारे गए। कर्टिस मानने को तैयार नहीं होता कि गिलियम इस पूरे प्लान का हिस्सा था, लेकिन विल्फर्ड को ऐसी प्राइवेट बातें पता होती हैं जिनका पता सिर्फ गिलियम को हो सकता था। अब विल्फर्ड कर्टिस के सामने एक और ऑफर रखता है। वह खुद बूढ़ा हो चुका है। उसे ऐसा आदमी चाहिए जो उसके बाद स्नोपियर्सर और उसकी इटर्नल इंजन को संभाल सके, और विल्फर्ड के हिसाब से इसके लिए कर्टिस सबसे परफेक्ट आदमी है। उसने इतने लोगों को लीड किया है, मुश्किल डिसीजंस लिए हैं और टेल सेक्शन से यहां तक पहुंच चुका है। विल्फर्ड उसे पूरा इंजन दिखाता है। उसके मुताबिक ट्रेन के हर इंसान और हर कंपार्टमेंट का अपना एक रोल है। अगर किसी एक हिस्से का बैलेंस बिगड़ता है तो पूरी ट्रेन खतरे में आ सकती है। कर्टिस कुछ देर तक उस इंजन को देखता रहता है। 17 सालों से उसका सपना इसी जगह तक पहुंचना था और अब उसके सामने खुद विल्फर्ड की जगह लेने का मौका होता है। लेकिन अगर वह ऐसा करता है तो उसे वही सिस्टम चलाना पड़ेगा जिसके खिलाफ लड़ते हुए वह यहां तक आया है। तभी इंजन रूम के बाहर योना अचानक फ्लोर की तरफ देखती है। उसे मशीनरी के नीचे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। वह कर्टिस को आवाज देने लगती है। आखिर फ्लोर का एक पैनल हटाया जाता है। उसके अंदर देखकर कर्टिस हैरान रह जाता है। मशीनरी के छोटे से हिस्से में टानिया का बेटा टिमी बैठा हुआ होता है। वह वहां पैसेंजर की तरह नहीं होता। उसे इंजन के एक मैकेनिकल पार्ट की जगह इस्तेमाल किया जा रहा होता है। विल्फर्ड बताता है कि इटर्नल इंजन लगातार चलती रहती है, लेकिन उसके अंदर लगे कुछ छोटे पार्ट्स समय के साथ खराब हो चुके हैं। इन पार्ट्स को अब कहीं से बनाया नहीं जा सकता। अब कर्टिस को समझ आता है कि उन बच्चों को उनके पेरेंट्स से क्यों छीना गया था। वह विल्फर्ड पर हमला कर देता है और टिमी को मशीनरी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। टिमी गियर्स के बीच ऐसी जगह फंसा होता है जहां हाथ डालना भी बेहद डेंजरस होता है। कर्टिस मशीन के मूविंग पार्ट्स को रोकने के लिए अपना आर्म गियर्स के बीच फंसा देता है। उसका हाथ बुरी तरह क्रश होने लगता है, लेकिन वह टिमी को बाहर खींच लेता है। इसी दौरान एंडी भी इंजन के अंदर दिखाई देता है। कर्टिस उसे बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन एंडी वापस मशीनरी के अंदर अपनी जगह पर चला जाता है। कर्टिस टिमी को बचा लेता है, लेकिन एंडी को रोक नहीं पाता। उधर इंजन के बाहर नामगूंग को होश
आने लगता है। तभी फ्रैंको, जिसे पहले सब मरा हुआ समझ चुके थे, दोबारा वहां पहुंच जाता है। वह नामगूंग पर हमला करता है। दोनों के बीच आखिरी फाइट शुरू होती है और इस बार नामगूंग आखिर फ्रैंको को खत्म कर देता है। उसी समय योना एग्जिट डोर के पास रखे क्रोनोले को तैयार करती है। योना क्रोनोल में आग लगा देती है, लेकिन नामगूंग को तुरंत समझ आ जाता है कि इतनी मात्रा में क्रोनोले का एक्सप्लोजन उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। अब इसे रोकने का समय नहीं होता। कर्टिस टिमी को पकड़ लेता है और नामगूंग योना को अपने पास खींच लेता है। दोनों बच्चों के ऊपर अपने बॉडीज से कवर बना लेते हैं। अगले ही पल एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। ट्रेन का साइड डोर उड़ जाता है। ब्लास्ट का असर बाहर माउंटेन पर जमा भारी स्नो तक पहुंचता है और ऊपर से एक बहुत बड़ा एवलांच नीचे आने लगता है। स्नो पियर्सर अपनी पूरी स्पीड से आगे बढ़ रही होती है, लेकिन अवलांच सीधे ट्रेन से टकरा जाती है। एक के बाद एक कंपार्टमेंट्स ट्रैक से उतरने लगते हैं। पूरी ट्रेन बर्फ के बीच पलटती और टूटती हुई आगे बढ़ती है। 17 सालों से लगातार चल रही स्नो पियर्सर आखिरकार रुक जाती है। कुछ समय तक हर तरफ पूरी तरह सन्नाटा रहता है। फिर रैकेज के अंदर हलचल दिखाई देती है। योना को होश आने लगता है। एक्सप्लोजन के समय कर्टिस और नामगूंग ने अपने बॉडीज से योना और टिमी को बचा लिया था, लेकिन अब दोनों कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते। योना टिमी को उठाती है और डिस्ट्रॉयड ट्रेन से बाहर निकल आती है। योना का जन्म स्नो पियर्सर के अंदर हुआ था और टिमी ने भी अपनी लगभग पूरी जिंदगी इसी ट्रेन के अंदर बिताई थी, लेकिन अब पहली बार दोनों खुले आसमान के नीचे खड़े होते हैं। चारों तरफ सिर्फ स्नो और ऊंचे माउंटेन्स दिखाई देते हैं। योना दूर देखती है, तभी बर्फ के बीच उसे एक पोलर बेयर खड़ा दिखाई देता है। वह दोनों को देखकर वहीं खड़ा रहता है और इसी से पता चलता है कि ट्रेन के बाहर की दुनिया पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। योना और टिमी उस पोलर बेयर को देखते रहते हैं और इसी सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में।